एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस से। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अपना प्रकाश। और प्रकाश के अंदर हम लोगों ने परावर्तन वाला सेक्शन पूरे तरीके से खत्म कर लिया। हमने देखा था कि परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं, ये भी देखे थे। उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है और प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। उसके आगे हम लोगों ने ये भी देखा कि उत्तल दर्पण द्वारा किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है और किस तरीके के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आज जो अपना टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। जो पहला टॉपिक आज का रहने वाला है वो है दर्पण सूत्र, और दूसरा जो रहने वाला है वो है आवर्धन। और उसके आगे हम चैप्टर में मूव कर जाएंगे, वो जो टॉपिक रहेगा अपना प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि परावर्तन खत्म करने के बाद हम लोग धीरे धीरे अपवर्तन की ओर जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने परावर्तन को पढ़ा, ठीक उसी तरीके से आराम से हम लोग अपवर्तन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र से। क्या होता है दर्पण का सूत्र? तो सबसे पहले देखा जाए तो पहला आज का अपना जो हेडिंग है वो है दर्पण सूत्र। हेडिंग दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहा जाता है सर? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला? ये होता है 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फार्मूला होता है दर्पण का। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ये जो f है, ये f को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं सर? फोकस दूरी। फोकस दूरी जो f है इस फार्मूला के अंदर, वो है अपना फोकस दूरी, यानी कि जो दर्पण का फोकस दूरी देगा वो f है। और u क्या है सर? तो u है अपना वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु कहीं पे रखा गया होगा, वस्तु कुछ दूरी पर होगा जो कि दर्पण के सामने होगा, वो है अपना u, यानी कि वस्तु की दूरी। और v है, v की अगर हम लोग बात करें तो v है अपना प्रतिबिंब की दूरी, जो अपना इमेज बनता है वो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है आप लोगों को? 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v, जिसमें जो f है वो है अपना फोकस दूरी, और जो u है वो है ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी कि दर्पण से कितने दूरी पर वस्तु को रखे हैं उसकी दूरी होता है u। और v की बात करें तो v है अपना प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो इमेज बन के आएगा उस दर्पण से, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उससे जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी दूरी को कहते हैं हम लोग क्या? v कहते हैं। तो यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक समाप्त होता है दर्पण सूत्र। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है आवर्धन। क्या है सर? तो आवर्धन। आवर्धन को हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे, ये है अपना आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, आवर्धन की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो आवर्धन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे आवर्धन के अंदर? लिखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा वह आपेक्षित विस्तार, वह आपेक्षित विस्तार, आपेक्षित विस्तार, वह आपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि, है जिससे ज्ञात होता है कि, जिससे ज्ञात
होता है कि, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब कोई प्रतिबिंब कोई प्रतिबिंब बिंब से बिंब से बिंब से बिंब से नहीं, बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अपेक्षा अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धित है, ठीक है, कितना गुना आवर्धित है। यानी आवर्धन ये बताएगा कि जो भी प्रतिबिंब हम लोग का बन के आएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से कितना गुना आवर्धित है। क्या है? कितना गुना आवर्धित है। उसको सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो इसको यह भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसे ये भी कहते हैं कि इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त करते हैं इसको? प्रतिबिंब की ऊंचाई m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को I मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं सर? I। प्रतिबिंब की ऊंचाई I बटे बिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई सर? बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई उस लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपाते बिंब की ऊंचाई के अनुपात में भी क्या कर सकते हैं इसको सर? व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो फार्मूला निकल के आएगा m बराबर I बटा में O। क्या आएगा सर? I बटा में O, I बटा में O। और एक चीज और लिख सकते हैं, m बराबर माइनस V बटा में U, माइनस V बटा में U। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो इसको ये लिख सकते हैं m बराबर I बटा में O बराबर माइनस V बटा में U। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, ये भी क्या है सर? भी हम लोग को पता है प्रतिबिंब की दूरी है, यह ऊंचाई भी कह सकते हैं और दूरी कहेंगे, और U क्या है सर? U है वस्तु की दूरी। तो ये अपना फार्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे या किसी को भी याद रखेंगे, इसमें से एक काम चल जाएगा। ये रहा अपना आवर्धन। आवर्धन ये सीधा सीधा ये बताएगा कि कोई भी जो प्रतिबिंब बना है, जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब से कितना गुना आवर्धित है, कितना गुना आवर्धित है। चलिए, इसके बाद से हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं, और अपना नया टॉपिक जो कि आज का मेन टॉपिक है वो है अपना प्रकाश का अपवर्तन। क्या है सर? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? ध्यान सुनिए, इसका परिभाषा हम लोग ये कहते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या मतलब? यानी अगर प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी प्रवेश करती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि प्रकाश पानी से वायु के अंदर प्रवेश करती है तो अपने अपने वास्तविक मार्ग से ओरिजिनल वे से क्या कर जाएगी सर? डिफ्लेक्ट कर जाएगी, मुड़ जाएगी। उसी मुड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश ऐसे सीधा आ रहा था, प्रकाश ऐसे सीधा आ रहा था, बीच में कोई अलग माध्यम है, बेंड होके चला गया, मुड़ गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
यानी इसमें हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलिए इसको M1 कहते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में यानी कि M2 में दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि अगर फिगर के माध्यम से समझिए अपना ये एक माध्यम है, ऊपर एक माध्यम है जो कि वायु है। क्या है? वायु है। या कोई सा भी माध्यम है तो वायु ना लिख करके हम इसको लिखते हैं माध्यम एक है। क्या है? माध्यम एक, यानी कि मीडियम नंबर वन। अब एक बात बताइए, और ये जो नीचे वाली माध्यम इसको हम लोग कह रहे हैं माध्यम नंबर टू, यानी कि मीडियम नंबर 2। क्या ये बातें क्लियर है आप लोग? अब मीडियम नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और नीचे मीडियम नंबर 2 भी कुछ भी हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और प्रकाश इस माध्यम से जब इस माध्यम की ओर जाएगी, यानी कि अब मान लेते हैं हमारी ये प्रकाश आ रही है, जब ये प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम के अंदर जब प्रवेश करती है, जब इस माध्यम से इस माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या कर जाती है सर? विचलित कर जाती है। क्या कर जाती है? विचलित कर जाती है, भटक जाती है। इसको ओरिजिनल में जाना ऐसे चाहिए था। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, प्रकाश को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे मीडियम कोई सा भी हो सकता है, यानी कि माध्यम कोई सा भी हो सकता है। माध्यम 1 के अंदर कोई सा भी माध्यम हो सकता है, माध्यम 2 के अंदर कोई सा भी माध्यम हो सकता है। दोनों अलग अलग माध्यम होगा। अगर ऊपर वायु है, यानी कि मीडियम नंबर 1 वायु है, तो मीडियम नंबर 2 मान के चलते हैं कि जल है। तो जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर प्रवेश करेगी, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब बातें आ रही है, ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित क्यों हो रहा है? इस प्रकाश को सीधे निकल जाना चाहिए था। ये प्रकाश मीडियम 1 से जब मीडियम 2 के अंदर जा रहा है तो इस प्रकाश को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होकर के चल रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है जो प्रकाश डिफ्लेक्ट कर गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया? चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे जब प्रकाश चल रहा होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेग होगा, वो मान के चलते हैं हमारी क्या होगी सर? v1 होगी। क्या होगी? v1 होगी। यानी कि जो भी प्रकाश का स्पीड होगा, प्रकाश का चाल होगा, वो मान के चले हम लोग v1 है। अब जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है v2 हो जा रही है, यानी कि वेलोसिटी परिवर्तन हो रहा है।
स्पीड में परिवर्तन आ रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण से ये प्रकाश क्या कर रहा है सर, बेंड कर रहा है। जिसके कारण से ये प्रकाश क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, यानी कि मुड़ जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में यानी कि वेलोसिटी के अंदर, चाल के अंदर परिवर्तन आने के कारण वो प्रकाश क्या कर जाती है सर, अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसके कारण से ये सभी घटनाएं हम लोगों को दिखाई देती है। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है सर, स्पीड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है, प्रकाश का स्पीड चेंज हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमको सर अपवर्तन देखने को मिल रहा है। अब ये बात आ रहा है कि हम लोग दैनिक जीवन में अपने अपवर्तन देखते कहाँ पे हैं? क्या हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन कहीं पे दिखाई देता है? तो हाँ सर, हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन। तो जो अपना अगला टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन, इसके बाद से हमने टॉपिक पढ़ने वाला है हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन। दैनिक जीवन में अपवर्तन, हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी है, जो डेली लाइफ है, उसके अंदर हमको सर अपवर्तन देखने को कहाँ मिलता है? कैसे हमको पता चलेगा कि सर यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हुआ है? तो पहला पॉइंट, तारों का टिमटिमाना। क्या? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं, जो रात में तारे टिमटिमाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसकी घटना है सर? तो अपवर्तन के वजह से है। किसके वजह से है? अपवर्तन की वजह से। और जो तारों का टिमटिमाना वाला टॉपिक हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से तारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल हम लोग ये जान रहे हैं कि हम लोग को जो रोज देखने को मिलता है उसमें से एक जो घटना है वो है तारों का टिमटिमाना। क्या? तारों का टिमटिमाना, कि जब तारे होते हैं रात के अंदर, जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो उसके पीछे जो कहीं ना कहीं कारण है, कौन सा सर? अपवर्तन। कौन सा है? अपवर्तन है। दूसरा घटना क्या हो सकता है सर? दूसरा घटना क्या हो सकता है? जो अपना स्विमिंग पूल होता है, क्या होता है? स्विमिंग पूल होता है, उसका जो तल होता है ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। क्या होता है? जब हम लोग स्विमिंग पूल के पास जाएंगे, तो देखेंगे कि जो स्विमिंग पूल का जो तल है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, जो कि कौन सी घटना है सर? अपवर्तन का घटना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल का स्विमिंग पूल का तल उठा हुआ दिखाई दे ये कौन सी घटना है सर? ये भी हमारी कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना को ही दिखा रहा है। जो हमारा स्विमिंग पूल होता है उसका तल ऊपर का ओर उठा हुआ दिखाई देता है। और क्या हो सकता है? और इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कि जब हम किसी पानी के अंदर किसी लकड़ी को या पेंसिल को जब डालते हैं, पानी के अंदर जब हम किसी भी छड़ी को, किसी लकड़ी को डालते हैं, तो जहां से वो पानी के अंदर डूबता है वहां से वो छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी पानी के अंदर पानी के अंदर पानी के अंदर पानी के अंदर लकड़ी का या छड़ी का, लकड़ी लिख सकते हैं, लकड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, मुड़ा हुआ प्रतीत होना, प्रतीत होना। यानी कि जब हम पानी के अंदर किसी लकड़ी को, किसी छड़ी को डालते हैं, तो जहां से पानी के अंदर वो प्रवेश करता है, मान के चलिए यहाँ पे पानी है, यहाँ तक पानी है, और यहाँ से जैसे ही स्टिक अंदर की ओर जाएगा तो यहाँ से क्या दिखाई देगा सर? मुड़ा हुआ दिखाई देगा। और ये भी कौन सी घटना है सर? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। क्या ये बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रकाश का अपवर्तन। ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे, दर्पण सूत्र और आवर्धन का क्या करेंगे आप लोग? फार्मूला याद करेंगे। और ये जो हम लोगों ने परिभाषा लिखा है
उसको भी आप लोग क्या करेंगे सर, तो याद करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा हम लोगों ने पढ़ा अभी, अपवर्तन। इसके अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। जिस तरीके से हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सर, अपवर्तन के नियम को भी पढ़ेंगे। चलिए तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।